अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार वजाहत मसूद साहब, और स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। हम आज के प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं जनाब ज़िया मोइनुद्दीन साहब के नाम। और ज़िया मोइनुद्दीन साहब पाकिस्तान के ब्रॉडकास्टिंग जो इंडस्ट्री है उसके बानियों में से हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर उनकी आवाज़ और उनकी जो एक्टिंग थी और जो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान के और इंटरनेशनल लेवल पे, वो हम सब के लिए एक मिसले राह है। और वजाहत मसूद साहब, मैं चाहूँगा आप ज़िया मोइनुद्दीन साहब के लिए कुछ कहना चाहें। बहुत अनाज शुक्रिया। बहुत पाकिस्तान के आज गरीब होने का दिन था ज़िया साहब की हैरत से। ज़िया साहब के बाद मोहतरम मखदूम साहब मौसीकी के उस्ताद भी थे। उनके जो चचा थे वो अरबी और उर्दू के उस्ताद थे, दाऊद रहबर के वालिद। दाऊद रहबर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े फलसफी थे, उनके फर्स्ट कज़न थे। 1930 की उनकी पैदाइश थी। ज़िया मोइनुद्दीन साहब की ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने अदाकारी में तालीम हासिल की थी। एक तवील सर उनकी वजह से खिदमात हैं उनकी, क्योंकि जितना भी उनको याद किया जाए बहुत कम है। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बचपन में मैं और आप तो उन्हीं को देख देख के जवान हुए हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनकी आवाज़ को सुन के हम उनकी नकल उतारने की भी कोशिश करते रहे हैं। बहुत बड़ा नाम, इसमें कोई शक नहीं है। सदाकारी के हवाले से उनकी अदाकारी हो, फिर टॉक शोज़ का जो सिलसिला जो PTV पे शुरू किया उन्होंने, वो बेहतरीन। और फिर बहुत बड़े आदमी, इसमें कोई शक नहीं है कि और मेरे ख्याल में देखें एकदम से पाकिस्तान को धचके लग रहे हैं। अमजद इस्लाम अमजद जैसा बड़ा शायर जो है वो इन 2 दिन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो उनसे पाकिस्तान। बहरहाल ये मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। मीडिया के लिए एक इदारा था जो कि हमें छोड़ गया है। बहरहाल हम प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमने कुछ सियासी अदाकारों के ऊपर भी बात करनी होती है जो फ़िलहाल इसी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द हैं। और वो सियासी अदाकार ऐसे हैं कि जो यू टर्न लेते नहीं थकते। वजाहत मसूद साहब, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक ऐसे ही मारूफ और मशहूर सियासी अदाकार से करना चाहूँगा जिसको आप सब जानते हैं, हमारे वज़ीर आज़म भी रहे, इमरान खान, जिन्होंने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में अब ये दावा किया है कि जो उनकी रिजीम चेंज का जो इल्ज़ाम था उसका हदफ अमेरिका नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी और अमेरिका को वरगलाया गया था। जो मतलब है इमरान खान के ताज़ा तरीन दावे का कि अमेरिका को वरगलाया गया था जनरल बाजवा की तरफ से कि इमरान खान जो है वो एंटी अमेरिका है। तो क़य्यूम साहब, वजाहत साहब, ज़रा सुने इमरान खान साहब ने ये बयानिया जब बनाना शुरू किया था अमेरिका के खिलाफ, तो उस वक्त उनका जोश और जज्बा क्या था, वो जरा सुनाते हैं आपको। ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। अमेरिकी साजिश का हिस्सा बन के एक 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत को साजिश के तहत हटाया। पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। अमेरिका ने साजिश करके यहां के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। ये अमेरिकी साजिश और मुकामी मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब हुकूमत गिरा के ये चोरों के ऊपर मुसल्लत किया। ये तो थे इमरान खान माजी वाले, मगर अब इमरान खान क्या कह रहे हैं शायद उन्हें सोचने और समझने के लिए बहुत वक्त मिला हो। वैसे भी जब आप घर में बैठे हो, देर तक आराम कर रहे हो, तो बहुत कुछ सोचने और समझने का वक्त मिलता है। वजाहत साहब, आपकी इजाज़त से मैं अब बता दूं कि इमरान खान अब क्या कह रहे हैं। उनकी जो हुकूमत गिराई गई थी वो किसने गिराई थी? Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually
somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. तो वो कौन था? वो कम से कम अमेरिका नहीं था, वो जनरल बाजवा था। तो वजाद साहब, अब आप ही बताएं कि इमरान खान में इतनी जल्दी ये तब्दीली जो आ रही है, तो क्या अब कोई नए शवाहिद इमरान खान के सामने आ रहे हैं? और फिर उनके इस मौक़िफ़ में भी एक बहुत बड़ा तजाद है, क्योंकि साइफर तो बहरहाल जो लिखा गया था उसमें अमरीकी सफारतकार के मुकालमे का जिक्र था। तो फिर जनरल बाजवा पे अब आके इल्ज़ाम डाल देना, क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे? एक तो ये कि आपने गुफ्तगू के आगाज में मतीला फरमाया कि हमारे ऐसे अदाकार हैं जो यू टर्न लेते हैं। तो जो लोग स्टेज की अबजद भी जानते हैं, अलिफ पे भी जानते हैं, उन्हें मालूम है कि स्टेज पे नाजरीन की तरफ पुश करना बहुत बड़ी टेक्निकल गलती होती है। आपको फेस करना होता है सामईन को और नाजरीन को। तो ये यू टर्न जो है अगर ये अदाकारी भी है तो ये नाकाम और भद्दी और भोंडी अदाकारी है। ये तो एक बात है। अब हुआ क्या है, इसी साइफर जो कि पाकिस्तान ही के सफीर ने नोट्स लिए थे और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भेजे थे, इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर कानून ने एक रेजोल्यूशन पास की और आर्टिकल 95 के तहत पेश की गई करारदाद तहरीक अदम एतमाद को क्वैश करने, ट्रैश करने की तजवीज़ दी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब को। उन्होंने फौरी तौर पे उस करारदाद रूलिंग दी, अमेरिकी साजिश करार देते हुए रूलिंग दी कि खत्म। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये गैर आईनी रूलिंग थी। सर इस दौरान में कौमी असम्बली तोड़ी भी गई, उसमें सदर पाकिस्तान ने उसको एंडोर्स किया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन की वायलेशन। तो वजाद साहब, अब इतने आराम से इतनी भी बड़ी क्या अदाकारी के इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा किया कि अमेरिका से लगाएगी इम्पोर्टेड हुकूमत, और फिर मकामी मीर सादक और मीर जाफर, मकामी मतलब कि इंटरनेशनल लिंक था। ये तस्लीम कर रहे हैं, जब वो ये तस्लीम कर रहे हैं तो क्या वो बिलवास्तव तौर पर ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि मुकामी मीर जाफर और मीर सादक ही वो लोग थे? एग्जैक्टली। क्यों कयूम साहब, आप क्या कहेंगे इस सवाल? 2016 से लेके जुलाई 2017 तक और 17 से लेके जुलाई 18 तक एक पूरा इस कौम को जो है वो मुअल्लक करके रस्ते से इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाया है। तो सिंपल तो मेरे ख्याल में वो जो वजीर आजम बनाने वाले थे जनरल बाजवा, वो भी पछता नहीं रहे होंगे कयूम साहब? वैसे देखा जाए तो इस वक्त तो दो ही लोग पछता रहे हैं। एक आज ही कल मैं पढ़ रहा था जमाइमा खान का कि मेरी मर्जी के बगैर वालिदैन ने शादी की होती, और दूसरे जनरल बाजवा पछता रहे हैं। अच्छा, एक तीसरे भी है। वो कौन? रिहाम खान भी पछता है। अच्छा, बट एनीवे लेकिन देखें मतीला जान साहब, आप ये देखें कि अब ये कह रहे हैं कि अमरीकी साइफर बयानिया नहीं है, ये कौमी असम्बली के अंदर इसकी बुनियाद पर वजाद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता जो है वो उठाया। अब ये आप आ जाइए, और यही इनका वहाँ पे भी मौक़िफ़ था साइफर के ऊपर, और सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने साइफर के मामले के ऊपर भी लिखा। अब अगर ये नहीं था, अब ये खुद तस्लीम करें कि अमेरिका पीछे नहीं था, तो फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को इन्होंने तोड़ा। नहीं, वो कहते हैं कि अमेरिका को वर्गलाया के लिए, जनरल बाजवा ने अमेरिका को वर्गलाया। जो बाइडेन ना, अमेरिका इतना बच्चा चोचा नोना बच्चा है जो कोई किसी एक के कहने के ऊपर वर्गलाया जाएगा, ठीक है? मतलब मतीला जान साहब, ये अमेरिकी या बैरूनी साजिश के बुनियाद पर अदम एतमाद नहीं पेश की जा सकती। आप सुने तो सही कासिम सूरी साहब की रूलिंग, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिर आपने एक ऐसा पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसको गैर आईनी करार दे चुकी है, और उसमें एक जज साहब जो है वो तो यहाँ तक कह गए हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो पार्लियामेंटेरियन को इसके ऊपर इन्वोक करना चाहिए। पूरी कौम को एक भूचाल में रखा अमेरिकी साजिश के नाम पे। अब कहते बड़े आराम से, नहीं अमेरिका नहीं था, वो तो जनरल बाजवा थे, अपने ही बंदे थे, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ।
बट एनीवे कयूम साहब एक और यू टर्न, आई एम सॉरी मैं आपको, लेकिन आपकी हुकूमत कर क्या रही है वैसे? तो कुछ भी नहीं कर रही, वो भी बस खुश हो रही है कि मीडिया पे चलता रहे। एक और यू टर्न जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का, पहले तो अमेरिका के हवाले से पीछे हट गए, मगर वो जनरल बाजवा की भी तारीफें करते नहीं थकते थे और कहते थे अगर मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो मैं आर्मी चीफ का बॉस हूँगा। पहले वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले वाला जो इमरान खान था उसके जज्बात और तासुरात आपको दिखाते हैं। I take responsibility of everything that's happening in Pakistan. It means that the army is under me. It means the ISI can do nothing unless it reports to me. In a nutshell, what you're saying, when Imran Khan, or if Imran Khan becomes Prime Minister, he will be General Kayani's boss? 100%. I have never, ever been controlled by anyone. वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले इमरान खान कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ का बॉस हूँगा, ISI मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकेगी। और जनरल कियानी उनके आर्मी चीफ थे उस वक्त, तो ये वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे कि मैं जनरल कियानी का बॉस हूँगा और आर्मी मेरे मतहत होगी। मगर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद और फिर उतरने के बाद आज खान साहब क्या बता रहे हैं कि वो जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो कौन सुपर किंग था और कौन क्या था और मैं पंचिंग बैग था। ये आप सुन लें खुद ही वो फिर क्या कह रहे हैं खान साहब। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके, गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। अंदाजा लगाएं जब जनरल बाजवा फैसला करते थे तो फिर काम गवर्नमेंट का चलता था। इमरान खान साहब कयूम साहब मतलब आप एक वो भूल गए हैं, वो भी क्लिप शायद आपको मिल जाएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स थे, रऊफ क्लासरा, अब्दुल मालिक और दीगर लोग, तो वहाँ पे अब्दुल मालिक जो हैं उन्होंने भी एक सवाल किया था इनसे कि जी कौन फैसले कर रहा है? तो उन्होंने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और ये मैं ही सारे फैसले कर रहा हूँ, और उस वक्त तक ये सारा कुछ हो रहा था। तो एनीवेज वो अब जब उतर गए हैं तो फिर उनको ख्याल आया। मतीउल्लाह जान साहब इनकी देखें इकोनॉमी के ऊपर देख लीजिए आप, तो इनका अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर क्या कहना था कि जी पिछली हुकूमत जो है ना वो बारूदी सूंघें बिछा गई, हम तो कुछ कर ही नहीं सके। अब जब ये चले गए हैं तो इन्होंने कहा कि आने वाली हुकूमत जो है वो कर गई है। मतलब जो पीछे की मैशत थी वो पिछले वाले थे और अब जो है ये भी, तो मैं तो कहीं पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फिर मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर कर क्या रहा था। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात यह है कि जब आप अभी इसी कल की जो है इनका, उसमें कहा गया कि रूस से मैं सस्ता तेल खरीद रहा था और ये कर रहा था, ग्रेड 22 का अफसर जो है वो मत कर रहा था रूस की यूक्रेन पे हमले। अब ये ग्रेड 22 का अफसर पहले बड़ा जमहूरी होता था और किसी जमाने में अच्छा, हम वजाद मसूद साहब की तरफ से जनरल कोई नहीं था। हम वजाद मसूद साहब की तरफ भी जाना चाहेंगे। वजाद साहब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर वापस आपकी तरफ आते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे जब खान साहब इतने यू टर्न ले लें तो बिल्कुल ही यू टर्न ले लेके फिरकी हुआ में इमरान खान साहब, तो इनके फिरकी होने के बंतर गए हैं, तो इसके बाद इनकी सियासत पे क्या इसका असर होगा? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर अता इलाही ने ख़त लिखा वज़ीर कानून को कि चीफ़ जस्टिस का ये मतलब नहीं था, चीफ़ जस्टिस का वो मतलब था। जी हाँ, उन रिमार्क्स का हवाले से ये वजाहत आई है अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से कि जिन रिमार्क्स में इतलात के मुताबिक चीफ़ जस्टिस ने ये कहा था कि एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म था पाकिस्तान की तारीख में जो आया था, और उस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने वज़ीर कानून को कहा है कि इस हवाले से जो पार्लियामेंट में तकरीरें की गई हैं, ख़ास तौर पर सेनेट में, उनका इशारा शायद सेनेटर इरफान सदीकी की उस तकरीर पे था जिस पे उन्होंने एतराज़ किया था कि चीफ़ जस्टिस ने ये क्यों कहा कि सिर्फ एक ही ईमानदार वज़ीर आज़म आया था। अगर हम ये कहें कि एक ही चीफ़ जस्टिस, एक भी नहीं आया जो ईमानदार था, तो फिर कैसा लगेगा? तो ये वजाहतों की ज़रूरत। कयूम सदीकी साहब, ये सिर्फ वज़ीर आज़म की ईमानदारी का जुमला तो नहीं थे, एक दूसरे रिमार्क्स जो दिए गए थे कि इलेक्शंस क्यों नहीं होने चाहिए, अवाम का ये फ़ैसला होना चाहिए, और फिर नामुकम्मल पार्लियामेंट है, ट्रंकेटेड नामुकम्मल, तो उसके ऊपर कोई वजाहत नहीं है, सिर्फ एक जुमले पे प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये वजाहत काफ़ी है आपके साथ?
और फिर अटॉर्नी जनरल साहब, पहली बात तो ये है कि हाँ, सवाल यहाँ पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान लॉ मिनिस्टर को लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं कि ये जो है सोशल मीडिया के अंदर, मैं वहाँ मौजूद था, सोशल मीडिया पे वो हुए हैं, रिपोर्ट हुए हैं, और फिर उसके बाद जो ये सेनेट के अंदर गए ये पार्लियामेंटेरियंस और उन नुमाइंदों, लिहाजा रिकॉर्ड को स्टेट रखने के लिए मैं ये आपके इतला में लेके आ रहा हूँ। मतीउल्लाह जान साहब, ये अगर गलत था, अगर मिसरिपोर्टेड था, तो किसने किया? किसी जर्नलिस्टों ने किया होगा। वहां पे आज भी अदालत लगी थी, उसके बाद 2 दिन अदालत लगती रही है, सारों ने गलत रिपोर्ट किया। तो जो है चीफ जस्टिस जो है वो वहां पे खुद भी कह सकते थे, खुद नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से क्यों खुलवाया? आर यू श्योर कि कहलवाया, या अटॉर्नी जनरल ने रज़ाकाराना तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझी मॉरली कि मैं मौजूद था और ये गलत रिपोर्टिंग हो रही है? तो वो फेडरल लॉ मिनिस्टर को लिखने की क्या जरूरत है? मतलब आपस में वो वजाहतें दे रहे हैं और खत को पब्लिक किया जा रहा है। मतलब मतीउल्लाह जान साहब, ये बात ये है कि ये खत को पब्लिक भी किया जा रहा है, और मसला है ना, देखें, एक तरह से कहा जा रहा है कि आर्टिकल 68 ही है मेरा ख्याल शायद में, कि भाई कंडक्ट ऑफ ए जज कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अब ये इसमें अगर कल को कोई भी कार्रवाई करती है अदालत, तो अटॉर्नी जनरल किसकी तरफ से खड़े होंगे, पेश हो रहे होंगे? वो तो उसकी 2 हैसियत तो अब जो है ये इन्होंने ये जो किया है, मुझे समझ नहीं आई है कि आखिर ऐसा क्यों। आपको पता है अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी कि पिछले एक अटॉर्नी जनरल के लिए नाम आया था मंसूर अवान एडवोकेट का, और फिर वो नहीं हो पाए थे, बावजूद के सदर ने मंजूरी दे दी, फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकी थी। फिर उसके बाद जो है वो क्या बार्गेनिंग हो रही है, हाँ, उन्होंने नोटिस भी लिया था, और वो मेरे ख्याल में ये समथिंग इज फिशी। फिशी है। कंक्लूजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के रिमार्क्स देने नहीं चाहिए, और पार्लियामेंट में इस तरह की बहस होनी नहीं चाहिए जजों पर। दोनों अपनी हदूद में रहेंगे तो अच्छा है, अगर एक हदूद क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस में पार्लियामेंट को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक और अहम मामला है वजाहत मसूद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ की शहादत, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो है हुक्काम से रिपोर्टें मांग रही है। आज की रिपोर्ट भी जो पेश की गई उससे लगता नहीं है कि कीनिया की हुकूमत किसी किस्म का तावन के लिए तैयार है। नुसरत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, इसी प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा था कि जब तक बाहमी कानूनी तावन का मुआहदा नहीं होगा कीनिया के साथ कुछ भी नहीं हो सके। लग ये रहा है कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पहले जो लीक की गई है उसकी वजह से भी कीनिया के हुकाम कुछ नाराज़ लगते हैं। तो ये भी मालूम किया जाए ये लीक किसने किया, तो किस हद तक हमारी हुकूमत और हमारी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं। मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान की हुकूमत और मुतलका जो इदारे हैं उन्हें बहुत पहले से मालूम होना चाहिए था कि अगर इस तरह के मामलात में हमारा और कीनिया के दरमियान 2 तरफा मुआवजा मौजूद नहीं है तो वो पाबंद नहीं होंगे हमारे साथ ताउन करने के लिए। लेकिन मैं इसके साथ एक जाविया और भी देख रहा हूँ, कीनिया की गवर्नमेंट को क्या फायदा हो सकता है पाकिस्तान के एक सहाफ़ी के जो कि बहुत पुरस्कार हालात में उनकी ज़मीन पे मर्डर जरूर हुआ है, लेकिन उस मर्डर के जो ताने बाने हैं वो तो पाकिस्तान की ज़मीन से और पाकिस्तान के इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो कीनिया की गवर्नमेंट का को भी सांस वो तो टेक्निकल सा मालूम होता है। और सब चीज़ जिस पे मैं समझता हूँ कि हमें तवज्जो अपनी ज़्यादा रखनी चाहिए वो ये है कि जितना हम अपनी ज़मीन पे अपने शहरियों, भले वो कुछ लोगों का नाम UAE के हवाले से भी आ रहा है और यहाँ वाला भी, मेरे तो ख्याल में हुकूमत ने भी इस मामले में गैर संजीदगी दिखाई है। हुकूमतें तो पाकिस्तान में सहाफ़ी के मामले में इतनी संजीदा हैं कि हमारे एक मारूफ सहाफ़ी हैं मतीउल्लाह जान, उन्हें अगवा कर दिया गया था दिन दिहाड़े सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, और उस वक्त के वज़ीर आज़म हुआ करते थे एक इमरान खान साहब, उन्होंने फरमाया था कि चंद घंटों के लिए उठाया था। ठीक है, चलें, ये तो उनकी मेहरबानी थी कि इमरान खान साहब ने चंद घंटों के लिए, चंद महीनों से अपने घर में अपने कमरे में बंद बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब। कीनिया के जो सदर हैं शहबाज शरीफ उनको फ़ोने में ला रहे हैं
और वो उनकी फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया था कि 15 जनवरी से रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि फ़ोन पे बात करना चाहते हैं शहबाज शरीफ, लेकिन अब कीनिया के सदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। अब उम्मीद है कि जब ये फ़ोन अटेंड हो जाएगी तो शायद और दूसरे मामलात भी हल हो जाएंगे। मगर जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये बात दुरुस्त की और आपने भी कहा कि जो कुछ पाकिस्तान में हुआ कम से कम उसके हवाले से तो मालूमात पाकिस्तान के अवाम को बतानी चाहिए। FIRें किन लोगों के कहने पे काटी गई और फिर किन हालात में अरशद शरीफ मजबूर हुए मुल्क छोड़ने पर। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है वजाद मसूद। वजाद मसूद साहब, आपने सुन लिया खान साहब को, कहते हैं कि जनरल बाजवा सुपर किंग थे और किंग खान जो हैं उनकी पोजीशन को इतनी अच्छी नहीं लग रही। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि जनरल बाजवा के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता था, मगर उस वक्त इन्होंने कभी इस बात का इजहार नहीं किया कि बतौर वज़ीर आज़म मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो वैसे तो ये हर वज़ीर आज़म यही करता है जो खान साहब कर रहे हैं। तीन छोटी बड़ी से मैं निकाह साहब की खिदमत में अर्ज किए देता हूँ। एक तो हमारे भाई क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि अरबी जो पुरानी जब अपनी हुकूमत थी तो पिछलों की हुई खराबियां थी और जो आज खराबियां हैं ये वालों की हैं, बीच में मैं पता नहीं क्या कर रहा था। तो मुझे इसका जवाब याद आ गया। फ्रांस काफ्का के नावल ट्रायल में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एक बड़ा बामानी जुमला बोलता है। वो कहता है, आई हैव कम टू फ्लॉग यू एंड फ्लॉग यू आई शेल। मैं तो तुम्हें कोड़े मारने आया हूँ और तुम्हें कोड़े तो मैं लगाऊंगा। बस यही काम था। इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो इत्तेफाक और वो भी उनके मुखालिफिन का और इल्ज़ामात जी बिल्कुल उनके 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 मुखालिफिन का। ये तो एक मामला हो गया। दूसरा, मैं आपको याद दे रहा हूँ कि किसी स्टेज पे सहाफियों से जनरल कमर बाजवा उस वक्त तो आर्मी चीफ थे और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे। बातचीत के दौरान कहीं किसी ने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि आप उनके बॉस हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे बॉस हैं। आपको याद होगा ये वाकया हुआ पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में वो मतलब हल्का सा सच बोल भी दिया था उन्होंने। हम दोस्त हैं ये भी कह दिया। दोस्त तो उसमें जो तंज पाया जाता है वो अपनी जगह पे है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब की उम्र खुदा के फजल से 72 बरस के करीब अब है, 72 नहीं तो 70 जरूर है। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में 14-15 बरस का अगर स्कूल वगैरह जाने वाला बच्चा है, उससे मालूम है कि 1951 में लियाकत अली खान की शहादत के बाद से और बल्कि उससे भी पहले दिसंबर 49 से, बल्कि उससे भी पहले कायद-ए-आज़म की हयात में भी जो है पाकिस्तान में क्या होता रहा है। तो इमरान खान सब कुछ खुशफहमी में थे कि आई विल बी द बॉस। ये तो आपको याद है खालिद बिन वलीद की भी मिसाल देते थे कि हम तो खालिद बिन वलीद जी उसको हटा दिया था और उस वक्त तक ये बातें नहीं की थी जो आज कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान में वजीर आजम बनना कच्चे घड़े पे बैठ के दरिया पार करने के मुतरादिफ है। इस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं समझता हूँ कि अब भी उनकी जो सियासत है वो ऐसी अनगिनत मफरूजात पे खड़ी है जिनकी कोई बुनियाद नहीं। चले वजाद साहब चले, उनकी सियासत की तो बात हो गई, लेकिन क़य्यूम सिद्दीकी साहब, इमरान खान पे हम जितनी भी तनकीद कर लें, चाहे वो पहले झूठ बोलते रहे, सच नहीं बोला, चाहे वो अब आके सच बोल रहे हैं और अभी भी नहीं पता वो कितना बोल रहे हैं और अभी आगे जाके पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और शायद अगले साल वो ये भी कह देंगे मुझे तो जनरल बाजवा लेके आया था, मैं तो आने ही नहीं चाह रहा था हुकूमत में। तो बहरहाल, लेकिन जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का जो रोल रहा है थ्रू आउट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये इतना बड़ा एतराफ़ जुर्म नहीं है। और क्या हम ये तवक्को करें कि इमरान खान आने वाले वक्तों में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करें? क्या उन्हें दोनों के ख़िलाफ़ करना चाहिए? और ये कहना कि वो 22 ग्रेड का अफसर है तो क्या जनरल फैज़ क्या था
क्या वो जो जनरल फैज़ ने किया अपने दौर में, जनरल बाजवा के कहने पे ही किया, तो क्या उसके ऊपर भी वही इल्ज़ाम का बार नहीं आना चाहिए जो कि वो जनरल बाजवा पे डालने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके ऊपर झगड़ा शुरू हुआ 16 अक्टूबर के बाद से, जो सारी सूरत हाल है, जब ये कहते थे कि जनरल फैज़ को मैं चाहता था कि वो सर्दियों तक जो रहे हैं, और फिर इनको पता था कि पता नहीं कब से जुलाई से साजिश शुरू हो रही है। फैज़ भी बड़े कंबल बने हुए थे ना कि सर्दियों में ज़रूरत थी इमरान खान साहब को। जाहिर है उनको एक गुदास पहलू में तो रखा हुआ था ना इमरान खान साहब ने। तो बहरहाल ये जो मतीउल्लाह जान साहब, इंकशाफात तो सारे बहुत कुछ हैं और सब कुछ है। बाजवा साहब अपनी अलविदाई तकरीब के अंदर जो है वो क्या कुछ कह गए। अभी तो जनरल फैज़ बोले नहीं हैं, पता नहीं जब वो बोलेंगे तो पता नहीं क्या कुछ बोलेंगे। बोले नहीं है और भोले भी नहीं है। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि दिन ब दिन जो है वो फ्रस्ट्रेट होने के साथ साथ जो है वो अपने रास्ते बिल्कुल ही महदूद करते चले जा रहे हैं। उन्होंने शायद उनके लाशऊर में कहीं एक जगह कोई चीज़ बैठ गई है कि अब मैंने सियासत नहीं करनी है, और अगर सियासत करनी है तो वो इस्टेब्लिशमेंट हक के बगैर नहीं करनी है। वो दो ताली का इंतज़ार कर रहे हैं। अब मामला थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जो ताज़ा तरीन आज की सूरत हाल है, इलेक्शन की तारीख के हवाले से बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर को ख़त लिखा है कि जनाब हमें मुलाकात का टाइम दें। गवर्नर ने कल इजलास बुला लिया है और इजलास के अंदर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को भी तलब कर लिया है। गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया है। इलेक्शन की तारीख का ये मामला, ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो एक जज ने फैसला दे दिया, जस्टिस जवाद हसन ने, उसके खिलाफ अभी तक इंट्रा कोर्ट अपील का भी कोई आसार नहीं है, शायद अभी थोड़ा टाइम है। तो किस ऊँट किस करवट बैठेगा आपके ख्याल में? क्या कोई तारीख गवर्नर साहब जल्द ऐलान करने जा रहे हैं, या वो अभी भी कहेंगे नहीं क्योंकि मैंने तहलील नहीं की थी, मैंने दस्तखत नहीं किए, तो मैं क्यों तय? मेरा ख्याल है गवर्नर साहब यही कहेंगे। गवर्नर साहब यही कहेंगे, और जो है उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो कहेगा। अब देखना ये है कि वो कौन जाएगा, कौन कहाँ इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जाता कौन है। पहले तो ये बात देखने वाली है, जाते भी हैं कि नहीं जाते हैं। हुकूमत जा नहीं सकती है कि हुकूमत का तो कोई उसमें स्टेक नहीं है। क्यों हुकूमत ने कुछ नहीं करना? निगरान हुकूमत ही है पंजाब के अंदर, तो निगरान हुकूमत है और फेडरल गवर्नमेंट है। दोनों इलेक्शन के वाले से हुकूमतों का तो कोई किरदार नहीं है, मासवाई इसके कि जो इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 220 के तहत उनको कहेगा वो उन्होंने मानना है। ठीक है, तो क्या इलेक्शन कमीशन डेट देने का भी मजाज है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो जो है वो मतीउल्लाह जान साहब विदिन 90 डेज का कहता है, ये बात तो तय है। लेकिन वो कहता है गवर्नर तारीख देंगे अगर गवर्नर तहलील करेगा। वो एक लकूना है। लेकिन इन बोथ केसेस अगर ये इलेक्शन कमीशन, आपका ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई तारीख दे देता है इस अदालती हुक्म की बुनियाद के ऊपर, तो क्या वो गैर आईनी होगी? मुझे ये बताएं, क्या फौज इनकार कर सकती है इलेक्शन ड्यूटी से? अगर इलेक्शन कमीशन से कहता है कि हमें आपका हेल्प चाहिए, और सिक्योरिटी के इदारे इनकार कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? और क्या फेडरल गवर्नमेंट इनकार कर सकती है कि हमारे पास वसाइल नहीं है? क्योंकि आइन के तहत तो इलेक्शन कमीशन के हुक्म के ऊपर पाबंदी जो है वो मस्ट है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे देता है तो फिर हुकूमत क्या कर सकती है? मेरा ख्याल है कि हुकूमत को फिर करवाने पड़ेंगे। तो हुकूमत का क्या है, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा मेरा ख्याल है हुकूमत वैसे ही करेगी। और वफाकी वज़रा तो यही कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हाँ, बहरहाल जो हालात हैं वो सारे सामने हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन कहता है तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार। क्यों वजाद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन के जो आइनी तौर पे खुद मुख्तारी है और जो बाख्तियारी है, तो आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पे कोई स्टैंड ले सकता है और ये कह सकता है कि फ़िलहाल फौरी तौर पे हम इंतखाबात नहीं करा पाएंगे, और ये इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि ये हमारा फ़ैसला है बतौर एक आइनी अदारा, क्योंकि ये वक्त के मुनासिब होने या ना होने का तयन तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन नहीं करना है ना, कोई अदालत तो ये तारीख नहीं दे सकती कि उस तारीख को आप। और इसमें ये भी कर लेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि पीडीएम की जमातें जो हैं वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेंगी। जी, उसमें क्या फिर सूरत हाल होगी? मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन है वो मजबूत है, लेकिन उसने तो कोई पोजीशन ही नहीं ली अभी तक। मेरा मतलब ये कि अगर वो चाहे तो उनकी जो आईनी हैसियत है वो मजबूत है। आर्टिकल 245 के तहत अगर 240 अपनी की एड के लिए बुलाया जाए किसी भी मामले में वो पाबंद है। फेडरल गवर्नमेंट के बुलाना से जो है वो अपने इखराजात इलेक्शन के वो हासिल कर सकता है, और जुडिशरी जो है
मातहत अदलिया, उसके लोग जो है वो इन्वॉल्व किए। उसके अलावा किसको लाया जाएगा? क्या प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स को आरोप लगाया जाएगा? मेरी राय में देयर इज समबडी elsewhere and not the government itself. The government means एलाइज की जो वफाकी हुकूमत है वो नहीं इंतखाबात का इल्तवा चाहते, कोई और इल्तवा चाहता है। बल्कि मेरी राय में अगर इंतखाब सूबाई असम्बलियों के और ज़मीनी जो कौमी असम्बली के इंतखाबात में इल्तवा होता है तो उससे पीडीएम और उसकी जो खास दूसरी जमातें हैं उनको नुकसान होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कोई और सुपर किंग जो है वो शायद इंतखाबात नहीं चाहता। मैं वही अर्ज कर रहा था, तो मुझे जरा कहते हुए शर्म आई क्योंकि हमें ऐसी तो कोई बेपर्दगी नहीं है। इमरान खान ने बहुत से ऐसे अल्फाज हम लोगों को दिए हैं कि जो हमें बड़ी मदद करते हैं, हमें मुश्किल बात करने के लिए मदद तो करते हैं, बहस पे तो करते हैं ना मती भाई। ये हमारी कौम के एहतराम का, वकार का मसला है। दुनिया जब ये हमारे बारे में ये बातें सुनती हैं, ये सुपर किंग होता है, दुनिया में कहाँ। चले, ये तो शुक्र करें कि सुपर मामला सुपर किंग तक है, सुपर क्वीन तक नहीं गया। चले, बट एनीवे नहीं, इसमें मतीला जान, ये जो इस्तिलाहात की आपने बात की ना, बड़ी बड़ी मजे की इस्तिलाहात आई हैं। वो चाबी वाले खिलौने कहते हैं कि सुपर किंग। हाँ, वो भी सुपर किंग। बट एनीवे वैसे वो तो आप मान ही लिया सुपर किंग को जितनी चाबी दे, कुछ की चाबी सिर्फ 2.5 साल के लिए होती थी, जितनी चाबी भरो उतना चले खिलौना, उतना ही चलेगा। बट एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर एक बड़ा ही अहम खत लिखा गया है अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर शहजाद अता इलाही की तरफ से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को। उस ख़त में कुछ वज़ाहतें की गई हैं तो वो वफाकी हुकूमत के अटॉर्नी जनरल, लेकिन वज़ाहतें जो हैं वो शायद अदलिया के बिहाफ पे की गई। उस पर बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।